और इस वक्त लखनऊ से बड़ी खबर, जहां निकाय चुनाव पे कोर्ट में सुनवाई हुई और हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले पर फैसले को सुरक्षित रखा है। ओबीसी आरक्षण पे कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है और सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अपना पक्ष रखा, अपनी अपनी दलीलें दी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना और दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। निकाय चुनाव पर 27 दिसंबर को अब फैसला आएगा। तो निकाय चुनाव पे कोर्ट में सुनवाई हुई और हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई, जहां ओबीसी आरक्षण पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। 1990 में जो भी मंडल कमीशन आया था, उसमें जो 20% रिजर्वेशन जो दिया गया था, स्टेट का आर्गुमेंट है कि हमने उसी को फॉलो किया है और वही उसी के बेसिस पे हम लोगों ने ये नोटिफिकेशन निकाला है। और हम लोग का यही जो पहले दिन से हम लोग का कहना है कि जो सुरेश महाजन का जो है जजमेंट, उसका कंप्लायंस नहीं हुआ है, क्योंकि पॉलिटिकल जो बैकवर्डनेस है वो मंडल कमीशन में कवर्ड नहीं है। ओबीसी आयोग बनाने की बात चल रही है। अब लॉर्डशिप का जो भी डायरेक्शन होगा उसी पे आगे फर्दर होगी। इस पे बिल्कुल हैमर कर रही है कि जो पॉलिटिकल बैकवर्डनेस है और एजुकेशनल बैकवर्डनेस है, सोशल बैकवर्डनेस है, वो तीनों अलग अलग है। जो मंडल कमीशन में था वो सिर्फ एजुकेशनल बैकवर्डनेस था और सोशल बैकवर्डनेस है, लेकिन जो सुरेश महाजन के जजमेंट में है उसमें है कि जो पॉलिटिकल बैकवर्डनेस है उस पे बेसिस पर रिजर्वेशन दिया जाए। 1990 में जो भी मंडल कमीशन आया था, उसमें जो 20% रिजर्वेशन जो दिया गया था स्टेट का। खबर दिल्ली से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की और पीएम आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। वहां पे मुलाकात हुई। ट्वीट करके सीएम योगी ने मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया और प्रधानमंत्री से शिष्टाचार भेंट कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। समय देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया गया। मुलाकात की ये तस्वीर, जहां गुलदस्ता देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री के चेहरे पे भी मुस्कान। तो ये ट्वीट किया गया योगी आदित्यनाथ की तरफ से, जिसमें उन्होंने लिखा कि राष्ट्र सेवा में सतत समर्पित आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आज नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह ट्वीट किया चूंकि दिल्ली में मुलाकात हुई थी। गाजियाबाद के डीपीएस राजनगर स्कूल में समन्वय हाट कार्निवाल का आयोजन किया गया और इस पूरे कार्निवाल में बच्चों को भारत से जुड़ी संस्कृति और खाद्य व्यंजन के साथ साथ खेलों का भी आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एक नई सोच के साथ देश के भविष्य को देश की प्राचीन सभ्यता संस्कृतियों से मेल कराने के लिए गाजियाबाद के राजनगर में मौजूद दिल्ली पब्लिक स्कूल ने बड़ी पहल की। तो न्यूज़ वन इंडिया के एडिटर इन चीफ और 25 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले मशहूर पत्रकार अनुराग चड्ढा उससे जुड़ने से खुद को रोक नहीं पाए। मौका रहा डीपीएस समन्वय हाट कार्निवल का, जिसमें सभ्यता संस्कृति का तालमेल आधुनिकता के समन्वय में पिरोकर किया गया। सर यूजुअली स्कूल्स विंटर कार्निवल्स करते हैं जिसमें सिर्फ फन एंड स्पोर्ट्स होता है। हमारे स्कूल की मेजर फिलॉसफी ये है कि हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस और रेलेवेंस देते हैं सोशल कॉजेज़ को। तो ये एक हाट है, समन्वय हाट। समन्वय मतलब कम्युनियन सब चीज़ों का। तो अगर आप देखेंगे, कोशिश किया है सब जितना पॉसिबल हो स्टूडेंट्स के लिए, उनके एज ग्रुप के हिसाब से, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट, सारी चीज़ें एक जगह समन्वय हुई हैं। सर इसमें खाना पीना है और ये पेरेंट्स की ही पार्टनरशिप का है। हमने कहीं से बाहर से स्टॉल्स और कहीं से कोई केटरर और इस तरह से नहीं किया, पेरेंट्स हैं जो भी हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इधर हैंडीक्राफ्ट स्टॉल है, अगेन वो भी हैंडमेड चीज़ों का है। रेडीमेड चीज़ें हमने कोशिश करी हैं बिल्कुल स्ट्रिक्टली नो। और ये रेयर आर्ट्स एक हमारा बहुत यूनिक फीचर है, जिसमें हमने
जो हाथ करके होते हैं, हाथ से बनाने वाली, वो एक्सटिंक्ट कल्चर, जैसे बच्चे कुम्हार ही नहीं देख पाते, हमने कोशिश की है कुम्हार को लाकर बैठाएं और वो अपनी कुंभकारी दिखाए यहाँ पर। इसी तरह से जो बेचारे हाथ से वर्ली पेंटिंग कर रहे हैं या मधुबनी आर्ट पेंटिंग कर रहे हैं, बच्चों को नहीं देखने को मिलता, ये सब रेडीमेड लाइफ में रहते हैं। तो हमने कोशिश की है स्कूल के कैंपस में हम वो चीज़ें दिखाएं। तस्वीरें देख लीजिए, स्कूल के कैंपस में सभ्यता मुस्कुरा रही है, संस्कृत के चेहरों पर मुस्कान है। जैसे जैसे कुम्हार कच्ची मिट्टी को चाक पर रख अपने हाथ से गढ़ रहा है तो बर्तन के आकार में भी सामने है। एक दौर था जब बच्चों के लिए उनका बैंक, उनका मिट्टी का गुल्लक हुआ करता था। धीरे धीरे इस गुल्लक का जमाना न जाने कहां गुम हो गया, लेकिन डीपीएस में वो जमाना बहार के साथ लौटा है। जी हाँ, हकीकत में गुल्लक दिख रही है, मुस्कुरा रही है। मैंने यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट देखा है और केक्स वगैरह के देखे हैं, और जो वो बना रहे हैं मिट्टी से गुल्लक और ये सब जो सामान बना रहे हैं वो भी देखा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके ना। कुछ यूनिक बच्चों को देखने के लिए मिला है, जैसे पॉटरी का है और ये टोकरी बास्केट्स वगैरह हैं, ये भी यूनिक है। एक नया एक्सपीरियंस है इन लोगों के लिए, बिकॉज कोरोना टाइम में ये सब चीज़ें भूल चुके थे बच्चे, लेकिन हाँ वही ज़मीन से जुड़ना आज इन लोगों ने क्रिएट किया है तो बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, इवन हम लोग भी एंजॉय कर रहे हैं। तो हैंडीक्राफ्ट का जलवा भी मिल रहे, सम्मान से गौरवान्वित हो रहा है। हाथों से उकेरी गई इन कलाकृतियों को देखिए, जुबान से अनायास ये शब्द आ जाते हैं, वाह क्या बात है। मधुबनी पेंटिंग हो या फिर आर्ट के अलग रूप, समन्वय हाट में समन्वय के साथ बच्चों के पास है। और खाना भी बहुत अच्छा है, और थोड़े क्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट की यहाँ पर स्टॉल्स हैं, और वैसे ट्रेडिशनल डांसेस भी हैं यहाँ पर। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइज कराया है यहाँ पर। My name is Angela from class 4C and I like the carnival and it has lots of games and fun. Many of my friends have came. यहाँ पे सबसे अच्छा ये है कि यहाँ पे डेकोरेशन जो बहुत अच्छी करी गई है और बहुत अच्छा सजाया गया है। खाने पीने का भी सामान है यहाँ पर, तो सारी चीज़ें कर सकते हैं, डांस भी कर सकते हैं, स्विंग्स भी लगे हैं। बहुत अच्छा माहौल है, बहुत डिसेंट माहौल है। आप यहाँ पे सब कुछ कर सकते हैं। लाइक एज अ स्टूडेंट हमें इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि हम इतना एंजॉय कर पाए स्कूल डेज में, लेकिन हमें अभी एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हम अपनी एंजॉय कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ खा सकते हैं। जमीन से जुड़ने के आनंद में जहां डीपीएस मैनेजमेंट डूबा है, छात्र छात्राएं डूबी हैं, उनके अभिभावक डूबे हैं, तो समन्वय हाट कार्निवल में छात्र छात्राओं को एंजॉयमेंट देने के लिए और भी बहुत कुछ था, जिसका उन्होंने खूब आनंद लिया, जमकर लुत्फ उठाया और अपने स्कूल डीपीएस को शुक्रिया करने में देर नहीं लगाई। न्यूज़ वन इंडिया के लिए गाजियाबाद से जितेंद्र गौतम की रिपोर्ट। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली के लाल किला पहुंची, जहां पे राहुल गांधी ने बयान दिया और कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का लक्ष्य देश को जोड़ने का है, नफरत को भारत से मिटाने की जरूरत है। यह मोदी की नहीं, अडानी अंबानी की सरकार है। देश में 24 घंटे हिंदू मुसलमान पे बात हो रही है। भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी डरी हुई है और पीएम मोदी ने गलत जीएसटी लागू किया। ये तमाम बातें राहुल गांधी ने की और उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू करने से छोटे व्यापारी और किसानों को नुकसान हुआ है। किसान और छोटे व्यापारी देश को रोजगार दे सकते हैं, लेकिन जीएसटी ने उनकी कमर तोड़ने का काम किया, नोटबंदी ने उनको नुकसान पहुंचाने का काम किया। और युवाओं की बात की उन्होंने, किसानों की बात की उन्होंने, रोजगार की बात की, और यहां पे कई मुद्दों को आधार बना के वो सरकार को घेरते हुए नजर आए। आपने इतना समर्थन इस यात्रा को दिया, इतनी मदद की, इतनी शक्ति आपने हमें दी, इसके लिए मैं सबसे धन्यवाद करना चाहता हूं, दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। इस यात्रा का लक्ष्य भारत को जोड़ने का है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में एंट्री कर चुकी है। इसके साथ ही राजनीति भी शुरू हो गई है। अब ये यात्रा कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश में पहुंचने वाली है। यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने न्यूज़ वन इंडिया से बात की और क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं।
हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी हैं। सर, भारत जोड़ो यात्रा की बात करें, आज दिल्ली में प्रवेश कर चुकी है, उत्तर प्रदेश में भी प्रवेश करने वाली है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी भारत जोड़ो यात्रा से बौखला गई है। अब एक कहावत है ना कि 100 चूहे खाकर और आगे आप जानते हैं कि बिल्ली चली कहाँ पे, कि पहले आप नकारात्मक रवैया अख्तियार कीजिए, फिर सकारात्मकता की तरफ प्रचार करिए। कांग्रेस ने भारत को तोड़ने वाली शक्तियों को प्रश्रय देकर एक पाप किया है। कांग्रेस के सरकार में जितना भी विघटनकारी तत्व थे वो प्रश्रय पाए थे। जम्मू कश्मीर से लेकर और नॉर्थ ईस्ट तक हर जगह जो अलगाववादी थे उनका वर्चस्व था। तो कांग्रेस के समय अलगाववाद, कांग्रेस के समय में जातिवाद, संप्रदायवाद, ये राम सेतु बंधु रामेश्वरम है ही नहीं। एफिडेविट उन्होंने लगाया। श्री राम जन्मभूमि का मंदिर पर जो लोग कहते थे पतंगा पर नहीं मारेगा, कारसेवकों पर गोली चलाते थे, उनके साथ सरकार बनाते थे। देश को अलगाव करने वाली मुस्लिम लीग से केरला में समझौता करके सरकार बनाने की कोशिश करते थे, सरकार बनाई। तो अलगाववाद की जड़ तो भारत को तोड़ने का काम तो सारा कांग्रेस ने किया है। अब वो किस चीज को जोड़ने जा रहे हैं? वो असली गांधी बाबा वाली जो कांग्रेस थी वो अब नहीं है। अब ये इटालियन कांग्रेस है और इटालियन कांग्रेस से देश को एकता के सूत्र में बांधने का सपना भी देखना बुरा है। सर, हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से एक पत्र लिखा गया था, भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित करने तक की सलाह दे दी गई थी, या कहा गया था कि कोरोना के गाइडलाइंस को आप लोग फॉलो करिए। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को कोरोना से डरना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस से डर गई, चूंकि उत्तर प्रदेश में भी ये प्रवेश करने वाली है। कांग्रेस पार्टी का हास्यास्पद है। अगर आप हमारे एक लोकल स्तर के नेता का जुलूस निकलवाओ तो जितनी भीड़ इनकी इसमें एकता यात्रा में दिख रही ना, भारत जोड़ो यात्रा में, उतनी तो हमारे एक विधानसभा स्तर के नेता की उसमें जुड़ती है। और उस सूचना को ये प्रचारित कर रहे हैं कि हमसे डर गए। अरे खत्म तो तुम खुद करना चाहते हो भारत जोड़ो यात्रा, क्योंकि आप जानते हो कि आपको यहाँ पर पूरा समर्थन मिलने वाला नहीं है। और आप जो कोरोना की गाइडलाइन है उसका आप दुष्प्रचार कर रहे हो। मैं समझता हूं हरी थकी एक जर्जर ऐतिहासिक इमारत अब भाजपा की आंधी में ढहने का इंतजार कर रही है। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, उत्तर प्रदेश में निकाय के चुनाव होने वाला है, भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से तैयार है? क्योंकि अखिलेश यादव अब जनता के बीच में जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें छोटे नेताजी कहकर पुकार रहे हैं उन्हें। अब घर में कोई छोटे नेताजी कह दे किसी को, कोई बापू कह दे, कोई कुछ और कह दे, तो उससे जनता पर तो असर नहीं पड़ने वाला। जनता सब जानती है जो भाजपा की आंधी है ये तूफान बनकर निकाय चुनाव में आएगी और सपा बसपा कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है और निश्चित तौर पे पहले बीजेपी की आंधी आई थी, अब तूफान आएगा और जिसमें समाजवादी पार्टी और तमाम विपक्षी दलों का सुपड़ा जो है वो साफ हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मैनपुरी पहुंचे, जहां महिला जिला जज अध्यक्ष जो हैं, यानी यहां पे महिला जिला अध्यक्ष जो हैं ज्योति मेसी के आवास पे पहुंच के लोकसभा में जीत दर्ज कराए जाने के बाद सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उन्हें धन्यवाद दिया। वहीं बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी हमेशा डराने का काम करती है और सबसे पहले कोरोना के नाम पे जनता को मास्क पहनाया जाता है जिससे कोई भी बोल ना सके और नेता बिना मास्क के घूमते हैं। में जिस तरह का हादसा हुआ है बहुत दुखद है, जहां हमारे देश के जवान और अधिकारियों का जान गई है। भविष्य में ऐसा ना हो। मैं इस मौके पर जहां दुख प्रकट कर रहा हूं, वहीं उनके परिवार के प्रति मैं कहना चाहता हूं कि भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि इस दुख को सहन करने की शक्ति मिले और भविष्य में सरकार ये तय करे कि इस तरह की घटना दोबारा ना हो। जहां हमारे जवान और अधिकारियों की जान चली गई, वहीं यूपी के भी 4 जवान हैं जिनकी इसमें जान गई है। किस तरीके से सुरक्षित एक जगह से दूसरी जगह जा सकें, उसकी व्यवस्था और इंतजाम सरकार को करना चाहिए। अधिकारियों को बना करके इन्होंने
दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भेजा है। कोई किसी हिस्से में गया, कोई अमेरिका में गया, कोई यूरोप में गया, कोई इंग्लैंड गया, कोई ऑस्ट्रेलिया गया। और अब सुनने में आ रहा है इन सब के लौट आने के बाद मुख्यमंत्री जी खुद तैयार हो गए हैं कि वो भी इन्वेस्टमेंट लेने जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ है कि दिल्ली और यूपी की सरकार नाकाम रही है इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, तभी इन्हें बार बार जाना पड़ रहा है। अगर इन्वेस्टमेंट पहली बार आया होता तो उद्योगपति अपने आप इन्वेस्ट कर रहे होते। जब पहली बार नहीं आया, डिफेंस एक्सपो में नहीं आया, तब इन्होंने मजबूरी में अपने मंत्रियों का ग्रुप बना करके दुनिया में भेजा। मुझे लगता है वो केवल इनवाइट करने गए हैं, इन्वेस्टमेंट लेने नहीं गए। इन्वेस्टमेंट के साथ साथ अब मुख्यमंत्री भी तैयारी कर रहे हैं। पहले ये सरकार बताए कि किस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत इन्वेस्टमेंट आने वाला है। अगर इन्वेस्टर यूपी में आ रहा है तो वो किसी न किसी सेक्टर में इन्वेस्ट करने जा रहा है, तो उस सेक्टर में क्या सहूलियत दे रहे हैं। मान लीजिए यहाँ टूरिज्म मिनिस्टर हैं, टूरिज्म में कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो क्या इंसेंटिव है, क्या आपकी पॉलिसी है। और सबसे बड़ी बात है कि जो समाजवादी सरकार में इन्वेस्टमेंट आ रहा था, जो टूरिज्म पॉलिसी समाजवादी सरकार में थी, उसमें कितना बदलाव आपने किया है जिसके तहत और इन्वेस्टर आपके यहाँ आ रहे हैं। और खबर प्रयागराज से है, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी पर पलटवार किया है। राहुल गांधी के आरएसएस बीजेपी पे नफरत फैलाने के बयान पे पलटवार किया और यात्रा जैसे जैसे कमजोर पड़ रही है वैसे वैसे राहुल गांधी के अंदर चिड़चिड़ापन आ रहा है, ये भी उन्होंने कहा। तो राहुल गांधी के बयान कभी भी जिम्मेदारी से भरे नहीं रहते और कांग्रेस का सूर्य अस्त हो रहा है और बीजेपी लगातार सफलता के शिखर की ओर बढ़ रही है। राहुल गांधी का बयान कोई भी गंभीरता से नहीं लेता। महाराष्ट्र के अकोला में वीर सावरकर पे अमर्यादित टिप्पणी को लेकर कहा कि नेहरू गांधी खानदान के अलावा जो महान व्यक्ति पैदा हुए, कांग्रेस के लोग उन्हें महापुरुष नहीं मानते। कांग्रेस सरकार में भारत रत्न लौह पुरुष सरदार पटेल को सम्मान नहीं मिला। राहुल गांधी जी के बारे में इतना मैं कहूँगा कि चूँकि उनकी यात्रा जैसे जैसे कमज़ोर पड़ रही है वैसे वैसे उनके अंदर चिड़चिड़ापन आता था और उनके बयान कभी भी जिम्मेदारी से भरे रहते ही नहीं और इसीलिए कांग्रेस का सूर्य अस्त हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी लगातार सफलता के शिखर की ओर बढ़ रही है। और श्री राहुल गांधी जी का कोई भी बयान देश या बीजेपी या उनकी पार्टी के लोग ही गंभीरता से नहीं लेते। तो एक खानदान के अंदर जो लोग पैदा हुए हैं उनके अलावा बाकी लोगों को जो महापुरुष नहीं मानते हैं, कांग्रेस का यही संस्कार है। और जब तक कांग्रेस देश में सरकार में थी, गुजरात में सरकार में थी, तब तक कभी भी भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को सम्मान नहीं मिला। कभी भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को सम्मान नहीं मिला। कभी कोई भी ऐसे महापुरुष में क्या अनेक जितने भी महापुरुष हैं, वह महापुरुष अगर वो एक खानदान के हैं तब तो महापुरुष हैं, अन्यथा उनका अनादर करना। वैसे ही स्वतंत्र वीर सावरकर जी का अपमान करने का जो इनका प्रयास है वह घोर निंदा करता हूँ। और सीएम योगी ने सिक्किम में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने लिखा कि सिक्किम में कर्तव्य पालन के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए सैनिकों, मुजफ्फरनगर के श्री लोकेश कुमार, उन्नाव के श्री श्याम सिंह यादव और एटा के श्री भूपेंद्र सिंह व ललितपुर के श्री चरण सिंह समेत सभी शहीद जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि और उनके शौर्य, साहस और वीरता को नमन। तो ये ट्वीट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। कल सेना का एक ट्रक खाई में जा गिरा था जिस हादसे में 16 जवानों की जान गई थी और उसमें उत्तर प्रदेश के भी कई जवान थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। लखनऊ में क्रिसमस और नए साल को लेकर तैयारियां तेज हैं। जहां आज से ही मॉल में भीड़ दिखने लगी है, वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस प्रशासन को क्रिसमस पर शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने की हिदायत दी है। इस दौरान हमारे संवाददाता ने मौके पर जाकर जायजा लिया।
तो क्रिसमस की जो तैयारियां हैं वो आप तस्वीरों में देख के भी समझ सकते हैं कैसे जो कई मॉल्स हैं उनको सजाया गया है। मुख्यमंत्री ने सुरक्षा को लेकर अधिकारियों को कहा कि चाक चौबंद रहे। उत्तर प्रदेश में क्रिसमस डे और न्यू ईयर को लेकर तैयारियां जोरों पर है। शहर के तमाम चर्चों में, मॉल्स में डेकोरेशंस चल रही है और क्रिसमस डे और न्यू ईयर को लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के सबसे फेमस एक चर्च में। यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से क्या कुछ तैयारियां हुई हैं और कितनी ज़्यादा जो गिफ्ट्स वगैरह रहते हैं उनको लगाया गया है। और यहाँ पर जो आज जो क्रिसमस का दिन है वो सेंटा क्लॉज के बर्थ के रूप में और उनको याद किया जाता है, इस रूप में मनाया जाता है कि सेंटा क्लॉज आते हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद करते हैं और उनको याद करने के तौर पे मनाया जाता है। जहाँ ये वो चर्च है जहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है लखनऊ में। जितने भी क्रिश्चियन लोग हैं और जो और भी अलग कास्ट के लोग हैं वो भी सब लोग यहाँ पर आते हैं और इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा न्यू ईयर भी यहाँ पे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जा सकता है। यहाँ पे पूरी तैयारियाँ की गई हैं और आपको बता दें सीएम योगी ने भी खास निर्देश गाइडलाइन जारी की हैं। उन्होंने कहा है कि कोई भी क्रिसमस के टाइम पर या न्यू ईयर को मनाते समय कोई भी ढंग से मनाया जाए। पुलिस प्रशासन को सख्त हिदायत दी है कि किसी भी किस्म का माहौल ख़राब नहीं होना चाहिए, लाउड स्पीकर ज़्यादा ज़ोर से नहीं बजना चाहिए। उसको लेकर भी सीएम योगी ने एडवाइजरी जारी की है और सख्त हिदायत दी है पुलिस को और प्रशासन को। इसके अलावा कोविड के नियमों का भी यहाँ पर अच्छे से पालन किया जाए क्योंकि कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। उसको लेकर भी योगी आदित्यनाथ ने हिदायत दी है। यहाँ का जो जितने भी स्टाफ है वो भी इस चीज़ का खास ध्यान रख रहे हैं कि जो भी लोग यहाँ पर आएँ वो मास्क लगाकर आएँ, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग रखें और जो एक अच्छा माहौल है वो बना रहे। कैमरा पर्सन ज्ञान के साथ स्कंदिता मिश्रा, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। क्रिसमस और नए साल को लेकर बाजार और मॉल्स में रौनक देखने को मिल रही है। जहां गौर सिटी मॉल में क्रिसमस और न्यू ईयर की तैयारियां जोरों पर हैं। साथ ही मॉल को एक नए डिजाइन के साथ भव्य तरीके से सजाया गया है। वहीं डीसीपी हरीश चंद्र ने बताया कि त्योहार को लेकर अलग अलग टीमें गठित की गई हैं। साथ ही न्यू ईयर की पार्टी करने के लिए सभी को अनुमति लेने की आवश्यकता है। जिसने बिना अनुमति के कोई भी पार्टी की तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और न्यू ईयर के त्योहारों को लेकर बाजारों में काफ़ी भीड़ भाड़ देखी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ कोरोना का प्रकोप भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और सीएम योगी ने खुद अपील की है कि लोग मास्क लगाकर रखें। वहीं न्यू ईयर पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होने की आशंका है, तो इसी पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ डीसीपी हरीश चंद्र जी मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से सर ने तैयारियाँ की है। सर, न्यू ईयर और क्रिसमस का त्यौहार है, बाज़ारों में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, तो क्या कुछ दिशा निर्देश आप लोगों ने जारी किए हैं? ये देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से और पुलिस कमिश्नर मैडम की तरफ से जो है वो हम लोगों को डायरेक्शंस मिले हैं कि नए साल का जहाँ भी सेलिब्रेशन होगा, 25th का सेलिब्रेशन होगा, उन सभी जगहों पे फिजिकली जो है वो जा कर के मौका मुआयना किया जाए, उनका सिक्योरिटी ऑडिट किया जाए, आने के और जाने के रास्ते और कितनी गैदरिंग कैपेसिटी है उनकी, वो सब जो है वो हम लोग कर रहे हैं। सर, न्यू ईयर की पार्टी को लेकर क्या सबको परमिशन लेने की ज़रूरत है? किस तरीके से वो पार्टियाँ होंगी, कुछ आपने बताया होगा? देखिए, 144 इम्पोज्ड है जनपद में, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो सेलिब्रेशंस की अनुमति लेनी चाहिए और मेरे हिसाब से लोग ले भी रहे हैं। हमारे पास डाटाबेस है जिससे हम क्रॉस चेक भी कर रहे हैं। मैं सभी से ये अनुरोध करूंगा कि अपने कंसर्न एसीपी के पास जाकर के उसकी अनुमति ज़रूर लें। कोविड के केस लगातार बढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग में ही हम लोग उस पर काबू पा लें तो बहुत निजात हम पाएंगे, लेकिन अगर हम बात करें सेक्टर 18 नोएडा में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, तो आप लोगों को किस तरीके से जागरूक करेंगे कि वो प्रिकॉशंस लें? ये देखिए, पहले भी हम लोगों ने जो है इस पे काफ़ी एक्सटेंसिव एक्सरसाइज की थी कि कोविड की जो है वो जो जैसे जैसे केसेस बढ़ते हैं वैसे वैसे जो है वो इसकी प्रिपरेशंस हम लोग स्टार्ट करते हैं। बट चूँकि हम पूर्व में ये काम कर चुके हैं, हमारे सभी जवान, सभी अधिकारी इस बात से परिचित हैं, उसको देखते हुए जो है वो हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे पहले कि लोग जो है वो समझें इस चीज़ को, मास्क लगाएं। ये थे हमारे साथ डीसीपी हरीश चंद्र, जिन्होंने ये साफ तौर पर बताया कि न्यू ईयर की पार्टी को लेकर लोगों को पहले ही बताया गया है कि किस तरीके की गाइडलाइंस उनके लिए जारी की हैं और साथ ही अपील भी कर रहे हैं शराब पीकर कोई वाहन ना चलाएं और जो रूल्स नियम हैं उनका वो पालन करें। न्यूज़ 1 इंडिया से मैं प्रिया राणा, नोएडा। गौर सिटी मॉल
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।